अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो ब्लेंडर के ऊपर है और बिगनर्स के लिए। आज से पहले मैंने ब्लेंडर के ऊपर जितने भी कोर्सेज बनाए थे उसमें एनिमेशन से रिलेटेड नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होती थी। तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर ब्लेंडर के अंदर एनिमेशन से रिलेटेड बेसिक लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करें। सो आज की लॉन्ग वीडियो के अंदर हम सबसे पहले की फ्रेम से शुरू करेंगे। हम उसके बेसिक देखेंगे, हम ग्राफ एडिटर को देखेंगे, डॉक शीट को देखेंगे, फिर बिल्कुल हम एक बेसिक लेवल पर लीगो टाइप का कैरेक्टर बनाएंगे जिसके ऊपर हम शेप की इस तरीके से एनिमेशन करेंगे, यानी एक वॉक साइकिल बनाएंगे। इसके अलावा हम ड्राइवर्स को देखेंगे किस तरह से वर्क करता है, हम दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट में हम बॉस के ज़रिए एनिमेशन करना सीखेंगे जिसको ब्लेंडर के अंदर रिगिंग कहा जाता है। सो आज की वीडियो के अंदर हम इतने तरीके से एनिमेशन करना सीख रहे होंगे, एंड रिजल्ट आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सो जब इतना काम कर रहे हैं तो वीडियो ऑफ कोर्स लेंथी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, तकरीबन 70 to 80 मिनट की वीडियो होगी, इसलिए आप अपने चिप्स वगैरह, अपने स्नैक्स वगैरह रेडी कर लें। सो ये ट्यूटोरियल एक्चुअली उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक ब्लेंडर को यूज़ नहीं किया, या फिर ब्लेंडर को देख के डर लगता है, या ब्लेंडर उनको मुश्किल लगता है, या फिर ब्लेंडर यूज़ करते हुए उन्हें एनिमेशन की कुछ कन्फ्यूजन है। उन सब लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये ट्यूटोरियल देखते हुए साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खाली देखने से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को, इन टेक्निक्स को साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक ब्लेंडर डाउनलोड नहीं किया, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएं blender.org के ऊपर। यहाँ पे जाके आप ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको कम्युनिटी के लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स भी मिल जाएंगे और बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलती है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आपकी पीसी की या लैपटॉप की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आप देख सकते हैं। इन केस अगर आपका लैपटॉप या फिर आपका पीसी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा तो आप प्रीवियस वर्जन्स के ऊपर जाके उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछले वर्जन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आता है कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, फिर कुछ आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट वही रहता है। सो अब इस चीज़ को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू माय स्क्रीन। अभी इस वक्त आपके सामने ये व्यू पोर्ट आ रही है जिसके अंदर एक क्यूब पड़ा हुआ है, एक कैमरा है और एक लाइट पड़ी हुई है। हम अगर अपने माउस के मिडिल के ऊपर क्लिक करके हम थोड़ा सा माउस को मूव करेंगे तो हम इस तरह से पूरी इन्वायरमेंट के अंदर घुमा के देख सकते हैं, 360 व्यू के ऊपर देख सकते हैं। और अगर मैं साथ शिफ्ट दबाऊँगा तो इस तरह से हम पैन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है। वैसे आपको जो भी शॉर्टकट मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हो। हमारे पास एक टी मेन्यू होता है, ये जो भी आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है ये टी मेन्यू है। ये चीज़ें हम सारी आगे आगे थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, क्योंकि शुरू करने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारे लिए, दैट इज़ बेसिक ऑफ 3D ज्योमेट्री। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 3D ज्योमेट्री है ये किस तरह से बन रही है, तब हम चीज़ों को कनेक्ट करके आगे लेके चल सकेंगे। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे जाके अपने माउस को यहाँ पे रखते हुए शिफ्ट ए दबाते हैं और प्लेन ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद एस दबा के इसे स्केल कर लेते हैं। एस से क्या हुआ, उसका साइज़ बड़ा हो गया। सेम गोस हम यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम अपने टीम मेन्यू के ऊपर आएंगे। यहाँ पे अगर हम मूव टूल के ऊपर लेके आएंगे तो हमें वो दिखा भी रहा है कि जी से अगर आप मूव करना चाहोगे तो मूव कर लोगे, लेकिन उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। जो भी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होता है वो यहाँ पे हमें आउटलाइनर के अंदर नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्लेन को सिलेक्ट करूँगा तो हमें प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो दो नज़र आ रहे होंगे। अभी ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जब मैं मूव टूल के ऊपर चला जाऊँगा तो आप इसके ऊपर यूँ हैंडल नज़र आना शुरू हो गए। ये सब अपने अपने एक्सेस के अंदर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस हैंडल के ऊपर अपने माउस को रखता हूँ तो मैं इस तरह से इधर उधर यूँ करके ड्रैग कर सकता हूँ। और सेम गोज फॉर मैं रेड के ऊपर भी कर सकता हूँ और ब्लू के ऊपर भी, यानी जी एक्सेस के ऊपर भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे समझने आए थे सबसे पहले बेसिक ऑफ 3D ज्योमेट्री एक्चुअली। तो ये हमारे सामने एक क्यूब है, ये किस तरह से बना हुआ। हम टैब दबा के अगर एडिट मोड के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं जो कि अभी सारे सिलेक्टेड हैं। अगर मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन ये टोटल 8 डॉट्स हैं
जो कनेक्ट होके एक क्यूब को बना रहे हैं। अभी इस वक्त मैं एडिट मोड के अंदर हूँ, यानी एडिट मोड जब मैं टैब दबाता हूँ तो एडिट मोड के अंदर हम आ जाते हैं, और जब हम टैब दबा के एडिट मोड से बाहर भी निकल जाते हैं। आप किस मोड के अंदर है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस मोड के अंदर है, वो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होता है। इस वक्त एडिट मोड के अंदर है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम इसकी फेस को चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर नए मॉडल बना सकते हैं, या फिर इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जो डॉट है जिसको ब्लेंडर के अंदर वर्टेक्स कहा जाता है, इसे मैं जी दबा के यूँ मूव कर देता हूँ और उसके बाद टैब दबा के बाहर चला जाऊंगा, तो अब ये क्यूब इस शेप के अंदर आ चुका हुआ है। तो हमने ये सीखा कि ये जो ये क्यूब है ये सारे वर्टेक्स से मिलके बना हुआ है। अब जब दो वर्टेक्स हमारे पास मिल जाते हैं तो वो एक एज बनाते हैं। यहाँ पे हम एज सिलेक्शन के ऊपर चले जाते हैं, तो ये अभी आपके सामने एक एज आ रहा है, ठीक है। अब एच जब हमारे पास आता है तो हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं, और रोटेट की हमारे पास यहाँ पे अगर हम कमांड देखना चाहते हैं तो वो आर है। हम आर दबा के इसे रोटेट भी कर सकते हैं, एस दबा के स्केल भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने इधर इसको भी किया था, और इसके बाद हम जी दबा के इसे मूव भी कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी मूव करके छोड़ेंगे उसके बाद टैब दबा के अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएंगे तो ये इसकी फेस डिफाइन हो चुकी है। लास्ट हमारे पास सिलेक्शन आ जाती है, वो है फेस सिलेक्शन। हम यहाँ से अगर फेस सिलेक्शन के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से जाके हम किसी भी पूरे फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस फेस के अंदर अगर हम मज़ीद फेसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर एज, हम एज में अगर मज़ीद उसको सब डिवाइड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फेस के ऊपर भी हमारे पास वही सारी चीज़ें होती है। हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसे स्केल कर सकते हैं, हम इसे मूव कर सकते हैं अगर हम मूव करना चाहते हैं, और अगर हम इसे सब डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लेते हैं, सब डिवाइड कर लेंगे। अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हुई है, फिर हम किसी एक को सिलेक्ट करके हम उसे जी दबा के मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ज्योमेट्री उसकी ख़राब हो रही है। हम किसी एक फेस को सिलेक्ट करके अगेन उसके भी हम स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास ज्योमेट्री पे इफेक्ट आएगा, लेकिन हम आगे स्लोली ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा, जो हमने चीज़ सीखी उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्स दबा के या डिलीट दबा के ख़त्म कर देते हैं। अब हम वापस जाते हैं। वापस से कैसे होगा कि मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करता हूँ, टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से हम इसके ऊपर चले जाते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके और इसे सिलेक्ट करके एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक रह चुका हुआ, जिसका ओरिजिन पॉइंट ये है। ओरिजिन पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं अगर ई दबाता हूँ, जो कि ई होता है एक्सट्रूड के लिए, ये भी हम चीज़ें आगे हम फर्दर भी देखेंगे। एक्सट्रूड मतलब आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। अभी करंटली इस वक्त मेरे पास ये एक वर्टेक्स है, लेकिन मैं अगर ई दबाता हूँ तो ये अब 2 हो चुके हुए हैं। मैं इसे यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। अब जब हमारे पास 2 मिल चुके हुए हैं तो अब ये एक एज बन चुका हुआ है। तो हम इस एज को सिलेक्ट कर लेंगे, और एज को सिलेक्ट करके दोबारा अगर हम ई दबाएंगे तो अब की बार ये एक फेस निकल के आ चुका हुआ है। अब मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन के ऊपर अगर जाता हूँ तो दोबारा से अब मैं अगर यहाँ पे जाके ई दबाऊंगा तो अब की बार ये तकरीबन पूरा वही क्यूब बन चुका हुआ है जो कि हमने पहले बनाया था। अगर आपको इसकी रोटेशन ठीक नहीं लग रही तो अभी हम फिक्स कर लेते हैं। दैट इज, हमारे पास कुछ शॉर्टकट होते हैं, वो व्यूज़ को लॉक करने के लिए होता है। अभी करंटली हम इधर उधर घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। अगर हम अपने नम पैड के ऊपर 1 दबाएं, अगर आपके पास नम पैड नहीं है तो आप ये करेंगे, आप एडिट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे और इनपुट के अंदर जाके इमुलेट नम पैड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे ये आपके जो ऊपर वाले 1 2 3 4 के बटन होते हैं ये आपके नम पैड के तौर के ऊपर काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 1 दबाएंगे तो ये फ्रंट व्यू के ऊपर लॉक हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन या फिर इसकी रोटेशन इस व्यू के ऊपर ठीक कर लेते हैं। करंटली अभी ये इस वक्त एडिट मोड के अंदर है, तो मुझे एडिट मोड के अंदर नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चाहिए। तो मैं आर दबा के इसे इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। अब ये अपने फ्रंट व्यू के ऊपर कर लिया। अब अगर मैं 3 दबाऊंगा तो अब मैं यहाँ से जाके इसको मज़ीद सही कर लेता हूँ। मैं आर दबा के इसे मज़ीद रोटेट कर लेता हूँ इससे। तो अब हमारे पास 2 व्यू के ऊपर सही हो गई, लेकिन अभी करंटली स्टिल अगर आप देखते हो तो टॉप व्यू के ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी ज्योमेट्री ऐसी हो। अब हम अगर F7 दबाएंगे तो हम टॉप व्यू के ऊपर जा सकते हैं। तो टॉप व्यू के ऊपर फिक्स करने के लिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ, लेकिन उसकी ज्योमेट्री ही इस तरह की है, मतलब उसकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हैं, प्लॉट ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसके ऊपर दीवारें टेढ़ी मेढ़ी खड़ी होंगी। तो अभी करंटली हम इसके ऊपर इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आप लोग बोर होना शुरू हो जाए, बल्कि
पे एनिमेशन करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ें समझना क्यों ज़रूरी था। अब हमारे पास 3D का बेसिक हमें पता चल चुका हुआ है, हमें पता चल चुका हुआ है चीज़ों को रोटेट या फिर उनकी लोकेशन या फिर उनको स्केल या इनका साइज़ कैसे चेंज किया जाता है। नाउ इट्स टाइम कि अब हम चीज़ों को हिलाने के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एक क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर चीज़ें सीखना चाहते हैं। मैं शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। ये याद रखें कि आपके पास ऑब्जेक्ट वहीं पे ही ऐड होंगे जहाँ पे ये आपका कर्सर है। इन केस अगर आपका कर्सर यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है तो आप शिफ्ट ए दबाएंगे तो प्लेन वहाँ पे ऐड होगा। और अगर आपके पास इस तरह का कोई मुश्किल है तो आप यहाँ पे कर्सर सिलेक्शन के ऊपर आओगे, कर्सर को या तो उठा के इस तरह से इधर ले आओ, नहीं तो शिफ्ट सी दबा दो, तो उससे ये होगा कि आपके पास कर्सर बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। मैं एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। अब शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन को ऐड कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे चले जाएंगे और एस दबा के इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें पड़ी हुई नज़र आए। इसके बाद हम चले जाते हैं शिफ्ट ए दबा के हम एक कोन को ऐड कर लेते हैं और कोन को ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं इस तरीके से। कोन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम इसको रोटेट करें, जब इसके ऊपर एनिमेशन के अंदर इसको रोटेट करना सीखें या फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट तरह की एनिमेशन लगाएं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम चीज़ों की लोकेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी करंटली इस वक्त इसकी जो लोकेशन है वो 0 0 के ऊपर हमें नज़र आ रही है। हमने जी एक्सिस के ऊपर थोड़ी सी चेंज की है। जी एक्सिस के ऊपर अगर किसी को जी एक्सिस के अंदर कन्फ्यूजन है, अभी इस वक्त ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें ये जो है ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस वक्त जो मेरा भी जो फेस आपको नज़र आ रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जी एक्सिस है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड जिस जगह पे आप बैठ के चीज़ों को सुन रहे हो वहाँ पे आपके पास जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी वो जी एक्सिस के ऊपर भी उठी होंगी, यानी चाहे वो दीवारें हों, चाहे वो आपका टेबल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ हो, वो लाजमी जी एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो उठी होगी। और अगर आप बिल्कुल ही सहरा के अंदर बैठे हो तो आप अपने आप को इमेजिन कर लो आप ही जी एक्सिस के ऊपर उठे हुए हो। हमारे पास ये कोन पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जी एक्सिस के ऊपर चीज़ें चेंज की हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। की फ्रेम ऐड करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये की फ्रेम ऐड करने से क्या हुआ, मैंने ब्लेंडर को कहा कि ये वाली जो लोकेशन है ना ये तुमने अपने पास सेव रखनी है। मैं इसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वाली जो लोकेशन है ना 0 वाली एक्स एक्सिस के ऊपर, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये सेव रखनी है। अब एक्स एक्सिस हमारे पास कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये हमारे पास रेड वाला एक्स एक्सिस है। इसको देखने के लिए कि उसने लोकेशन सेव कर ली है, मैं अगर इससे एक्स एक्सिस पे कहीं और मूव कर देता हूँ और उसके बाद अपने टाइम लाइन को यूं करके आगे मूव करता हूँ तो वो आगे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इस टाइम लाइन को आगे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो की फ्रेम है ये इसको सिग्नल दे रहा है, ये इसको बता रहा है कि मेरे पास पीछे एक लोकेशन सेव पड़ी हुई है, मैं अपने आप को वहाँ से नहीं हिला सकता। इसको देखने के लिए हम अगर की फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे ये तकरीबन येलोइश रंग आ रहा होता है, और जब हम इससे आगे या इससे पीछे होंगे, इस की फ्रेम से आगे या फिर पीछे होंगे तो हमारे पास ग्रीन रंग आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर देंगे तो हमारे पास ऑरेंज रंग आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो इस की फ्रेम से पहले की जो लोकेशन थी अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। हम एक और दफ़ा यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा। अब ये इन दोनों के दरमियान में इसने चलना शुरू कर दिया। इतना आसान है एनिमेट करना, जस्ट हमने 2 जगह के ऊपर उसको लोकेशन का बताया और हमारे पास चीज़ें सेव हो गई और हम आगे चलना शुरू हो गए। अब मैं जब इसको इस तरह से लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह से मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 10 फ्रेम के ऊपर आगे मूव हो रहा है, मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैं ये 20 फ्रेम के ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इस की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और 20 के ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ जाके जब मैं दोबारा मूव करवाऊँगा तो अब ये 20 फ्रेम तक मूव हो रहा होगा। इससे अगली चीज़ हमारे पास हम इस वक्त इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे एक्स एक्स वाई एक्सिस जी एक्सिस सबके ऊपर ही एक साथ की फ्रेम लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो पिछले लगाए थे 20 तक हम उनको तो छोड़ देते हैं क्योंकि हम आगे फर्दर चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हम 21 के ऊपर जाके जब मेरा ये कर्सर है ये 21 के ऊपर होगा तो तब मैं एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। याद रखें जब आप ब्लेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं
तो चीज़ें जो कमांड हैं वो आपके माउस के हिसाब से चल रही होंगी। अगर आपका माउस यहाँ पे है तो यहाँ पे आउटलाइनर की कमांड चल रही होगी। जब आपका माउस व्यू पोर्ट के अंदर है तो वहाँ की कमांड चल रही होगी। इसी के मुकाबले में अगर मेरा माउस यहाँ पे होगा और मैं एरो का बटन दबाऊंगा, लेफ्ट एरो का बटन दबाऊंगा तो ये होगा। लेकिन अगर मेरा माउस यहाँ पे है और मैं लेफ्ट एरो का बटन दबाऊंगा तो ये होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इस चीज़ का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आया। अब हम 21 के ऊपर वापस चले जाते हैं और अब हम एक और की फ्रेम लगाते हैं। हम आई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जो की फ्रेम लगाने का शॉर्टकट होता है, उससे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम पहले ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं, हम कहते हैं आप लोकेशन का की फ्रेम लगा दो। आपने लोकेशन का की फ्रेम लगाया तो आप तीनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यानी X, Y एंड Z के ऊपर आपका की फ्रेम लग चुका हुआ है। अगर X, Y, Z आपको स्टिल कंफ्यूज कर रहा है तो आप यहाँ पे ये जो कर्सर देख रहे हो, ये रेड वाला जो है वो X एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल बेस के ऊपर, और आप ब्लू वाले को अगर देख रहे हो तो Z एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स मच सिंपल, नथिंग एल्स। जब आप इसको अपने माउस से जाके खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं थ्योरी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं काम करने का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। सो आप ब्लेंडर को खोलो तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हमने पहले की फ्रेम लगा लिया, हम यहाँ से इसे 20 के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ले जाके इसे अब की बार हम Z एक्सिस के ऊपर भी इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे। ये सारे ऑरेंज हो गए और अब हम आई दबा के दोबारा एक की फ्रेम लगा देंगे। अब हम अगर अपने टाइमलाइन के ऊपर इसको पीछे मूव करें तो अब ये इस तरह से एनिमेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको लगा होगा कि मैंने तो इससे पहले यहाँ पे लेके आया था और फिर मैं यहाँ पे लेके गया था तो ये इसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं की? रिकॉर्ड इसलिए नहीं की क्योंकि हम मैनुअली की फ्रेम लगा रहे हैं। हम ऑटो से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। पहले हम की फ्रेम के थोड़े से बेसिक सीख लें, फिर उसके बाद आपको मज़ीद गाड़ी चलाना सिखाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये तो की फ्रेम लग चुके हैं, लेकिन हम सेम तरीके से लोकेशन के ऊपर भी और रोटेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे भी 3 फैक्टर आ जाते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है, Z एक्सिस आ जाता है, और हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है, Y एक्सिस आ जाता है और Z एक्सिस आ जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ से रोटेशन के ऊपर चले जाते हैं। एक्स एक्सिस पे रोटेट करोगे तो ये इस तरह से होगा, अगर आप इसे Y एक्सिस पे करोगे तो इस तरह से हो रहा होगा, और अगर आप इसे Z एक्सिस पे करोगे तो इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा फ़र्क भी पता चलना शुरू हो जाएगा, मज़ीद क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब हम आई के बटन के ऊपर 40 के ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे कोई की फ्रेम नहीं लगा हुआ, हमें यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, हम आई के ऊपर जाके एक रोटेशन का की फ्रेम लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि ब्लेंडर ने इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास रोटेशन को भी सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद इसकी रोटेशन को यूँ करके चेंज कर देता हूँ। सारे फैक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने कर्सर को आगे तो किया नहीं था। तो पहले चीज़ ये है कि मुझे अपने कर्सर को थोड़ा सा किसी आगे लेके जाना, टाइमलाइन के ऊपर थोड़ा सा आगे लेके जाना। टाइमलाइन इन सिंपल वर्ड आपके पास 1 सेकंड के अंदर हम लोग नॉर्मली 24 की फ्रेम के ऊपर खेलते हैं। नॉर्मली हम 24 की फ्रेम को देखते हैं। जो आपके पास आप मूवीज़ देखते होंगे उसके ऊपर जो फ्रेम रेट आ रहा होता है ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब आप एनिमेशन कर रहे होते हो तो फ्रेम बाय फ्रेम आपने काम करना होता है। अगर आप इसे सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ना करो। आप जस्ट यहाँ पे अपने माउस को रख के कंट्रोल T दबाओगे तो अब आपके सामने सेकंड्स आना शुरू हो गए। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ फ्रेम बेस्ड के ऊपर, क्योंकि एज अ एनिमेटर आपको फ्रेम बाय फ्रेम काम करना होता है, तो आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। सो अब मैं यहाँ जाके दोबारा से रोटेट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें रोटेट हो गई और आई दबा के रोटेशन को भी हम कर लेते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, सही है। एक अब लास्ट चीज़ रह गई, वो ये है कि हम इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ जाके हम साइज़ के ऊपर भी एक लगा देते हैं। ब्लेंडर के अंदर इसे स्केल कहा जाता है, हम स्केल के ऊपर एक की फ्रेम लगा देते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा और इसके साइज़ को यूँ छोटा कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि स्केल का भी एक की फ्रेम आ जाएगा। बाय द वे, अगर आपने इसे टी मेन्यू से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसे यूँ छोटा बड़ा भी कर सकते हो। एक्स एक्सिस के ऊपर भी, Z एक्सिस के ऊपर भी, Y एक्सिस के ऊपर भी, जिस भी एक्सिस पे आपने लॉक करके करना है आप कर सकते हो। तो अब मैंने साइज़ को भी लगा दिया, तो अभी तक हमारे पास ये की फ्रेम इस तरह से लग रहे हैं।
सो अगर अभी तक आपने लेक्चर को फॉलो किया है और ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपने पहले एनिमेशन बना लिए हैं। सो हम इससे आगे चलते हैं। अब ये है कि हमने सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से लगा लिया था, लेकिन हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा भी लगा सकते हैं। दैट इज़ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं आई के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं लोकेशन, रोटेशन, स्केल को भी एक साथ लगा सकता हूँ, यानी तीनों के ऊपर भी की फ्रेम लगा सकता हूँ। किसी दो के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लगा सकता हूँ। डेल्टा हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन के ऊपर आप लगा सकते हैं। प्लस आप तीनों के साथ कस्टम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जाके की फ्रेम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोकेशन, रोटेशन, स्केल के ऊपर एक की फ्रेम लगा देते हैं और अब यहाँ पे जाके 110 के ऊपर जाके हम यहाँ वापस चले जाते हैं। हम बिल्कुल उससे काम करेंगे, कीबोर्ड से काम करेंगे। मैं जी दबा के इसे यहाँ पे मूव करता हूँ, एस दबा के इसे जी दबा आर दबा के इसे यूँ रोटेट करता हूँ, एस दबा के इसे यूँ स्केल कर लेता हूँ और उसके बाद तकरीबन यहाँ पे ला के मैं इस जगह से देख लेता हूँ कि ये बिल्कुल नीचे बैठ जाए आके। 3 दबा के ये बिल्कुल इस जगह पे बैठ तो चुका हुआ है लेकिन बाहर निकल गया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। तो आई दबा के लोकेशन, रोटेशन, स्केल दोबारा से कर लेते हैं। तो अब अगर मैं चीज़ों को मूव करूँगा तो ये इस तरीके से मूव हो रही है। सो इसके बाद की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप लोकेशन, रोटेशन का कॉम्बिनेशन बनाते हो या फिर लोकेशन स्केल का बनाते हो या रोटेशन स्केल का बनाते हो, जैसे भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हो वो आप बना सकते हो। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एटलीस्ट आप लोग चीज़ों को हिलाने के ऊपर यानी की फ्रेम के ऊपर कंफर्टेबल हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को पीछे से दोबारा देखना शुरू करो, यानी की फ्रेम वाले सेक्शन से। बहुत आसान है, जस्ट हमने की फ्रेम लगाए हैं और हमारे पास चीज़ें आगे चल रही हैं। तो हमने यहाँ तक बेसिक को तो कवर कर लिया, लेकिन हमने एनिमेशन के ऊपर अपने मज़ीद कंट्रोल को बहाल करना है। हमने चीज़ों को जब एनिमेट कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, ना कि सॉफ्टवेयर के हाथ में रहे। इस कंट्रोल को मज़ीद बहाल करने के लिए हम यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस बनी है, इसमें से हम एनिमेशन वाली वर्क स्पेस के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आके यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे आपको ढेर सारे की फ्रेम नज़र आ रहे हैं। ये व्यू पोर्ट इस वक्त कैमरा व्यू के ऊपर हो चुकी हुई है। लाइक यहाँ पे मैं अगर 0 दबाता हूँ तो ये कैमरा व्यू मुझे नज़र आ रहा है। ये जो कैमरा है यहाँ पे हमारे पास व्यू पोर्ट के अंदर, ये इस वक्त ये चीज़ें देख रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे मेरे पास यहाँ पे डोप शीट आ रही है, और डोप शीट आपके लिए एक और इंट्रोडक्शन है। ये एक शीट होती है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास टाइमलाइन के ऊपर की फ्रेम्स नज़र आ रहे होते हैं, इसी तरह से हमारे पास डोप शीट के अंदर भी की फ्रेम्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मज़ीद डिटेल के साथ। अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली बता रहा है, यहाँ पे मुझे वो एग्जैक्टली बता रहा है कि ये की फ्रेम स्पेसिफिकली लोकेशन के ऊपर लगा है, रोटेशन के ऊपर लगा है, या फिर किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ से जाके मैं इतनों को सिलेक्ट करूँगा और इतनों को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। तो ये ऊपर वाले जो 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की फ्रेम मौजूद है। अब जब मैं इसके बाद तक आगे जाता रहूँगा तो इसके बाद तक चीज़ें एनिमेट होती रहेंगी, क्योंकि मैंने इन की फ्रेम्स को आगे कर दिया हुआ। सेम गोस के लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पूरी उसको उठा लेता हूँ, जैसे इसको मैंने पूरे को उठा लिया और इस पूरे को उठा के इस तरह से आगे कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये जो एक ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके लाइक 40 से लेके यहाँ पर यहाँ तक, इस जगह पे अगर मैं इस की फ्रेम को देख रहा हूँ, इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ के अंदर यानी उसकी वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ये एज़ इट इज़ रही हैं। ये लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एज़ इट इज़ रही हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये लोकेशन की हो रही है, तो मैं अगर यहाँ पे जाके इसे सिलेक्शन के दौरान इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ और आई दबा के लोकेशन के की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ, तो आप वो देखो कि लोकेशन के ऊपर से वो जो येलो लाइन थी वो रिमूव हो गई। यहाँ पे अपने माउस को रखते हुए अगर मैं ए के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं इधर जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, सेम एज टाइमलाइन। इसके अलावा इसका भी मेरे पास एक मेन्यू है जिसके ऊपर मैं इस तरह से जाके देख सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास मज़ीद चीज़ें आती रहेंगी मैं उसी तरह से चीज़ों को देखता रहूँगा। अगेन हमारे पास इसका भी एक एन मेन्यू है। लाइक अगर आप इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर नज़र आएगा, जहाँ से हम मॉडिफायर्स वगैरह को लगा रहे होते हैं। जो हमारे पास डोप शीट है इसके अंदर एक छोटी सी लिमिटेशन होती है,
लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास चीज़ों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही होती। वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे मिलती है? ग्राफ एडिटर के अंदर। तो हम थोड़ा सा बिल्कुल उसको मामूली सा उसको टच करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम जब मज़ीद इसमें आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर आगे आगे जा रहे होंगे, तो हम मज़ीद उसको जा के देखेंगे। तो आप यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से जाके आप ग्राफ एडिटर को सिलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे, ब्लेंडर के अंदर जितने भी विंडोज़ हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी वर्क स्पेस को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्राफ एडिटर ले आया। अब तो भाई कन्फ्यूजन के पहाड़ खड़े हो चुके हुए हैं, ये इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, और अभी इस वक्त जस्ट मेरे पास एक ही लोकेशन है, दैट इज़ एक्स लोकेशन। और आप देख रहे हो कि एक्स लोकेशन के ऊपर हमारा क्यूब किस तरह से मूव कर रहा है, ये चीज़ें इधर रिप्रेजेंट हो रही हैं। और अगर मैंने किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो वो यहाँ पे उस तरह से चीज़ें चेंज हो रही होंगी। अगेन ये बेज़ियर कर्व है, लाइक अगर मैं इसको आर दबा के यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो ये इस तरह से काम करेगा, और इसे अगर एस दबा के स्केल करता हूँ तो ये इस तरह से काम करेगा। इसको मज़ीद समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं जी एक्सिस का ले आता हूँ और ए दबा के सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप ये देखो कि इससे आगे तो हमारे पास कोई भी की फ्रेम नहीं था। हम क्या करते हैं कि अभी करंटली ये नीचे ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आप बैठा हुआ कह लो या फिर कोई भी वर्ड यूज़ कर लो। मैं यहाँ से इसे प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जी का लोकेशन का की फ्रेम लगा देता हूँ। वो लगाने के लिए जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जी के ऊपर एक और की फ्रेम आ चुका हुआ है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली 0 के ऊपर हो, तो जस्ट मैं इस की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अब आप देख रहे होगे जो हमारी जो कोन है वो अपने जो हमने एक प्लेन रखा था, जो हमने ज़मीन सरफेस रखा था, उससे नीचे चली गई है। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि हमारे पास हर ऑब्जेक्ट का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट क्या है कि उस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर आप चीज़ों को रोटेट कर सकते हो, उन्हें स्केल कर सकते हो। जब मैं आर दबाऊंगा यहाँ पे तो आप ये देख रहे हो कि एक लाइन आ रही है जो कि उस ओरिजिन तक जा रही है। एक्चुअली जो डॉट है ये हमारे ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेंज करना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ। मेरा 3D कर्सर अभी इस वक्त यहाँ पे है, इस जगह के ऊपर है। मैं टॉप से जाके देखता हूँ ना, ये देखो ये इस वक्त यहाँ पे है। अगर मैं सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दिया मैंने, तो अब ये ओरिजिन पॉइंट वहाँ पे चला गया हुआ है। तो अब अगर मैं इसे रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो ये उस एंगल के ऊपर रोटेट होगा, ये देखो। अब आप बोलोगे कि भाई आप अच्छे वाले ओरिजिन पॉइंट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसे इस तरह से रोटेट करना है, लाइक दैट, तो मुझे इस ओरिजिन पॉइंट पे ज़रूरत पड़ेगी। इसको ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पे सेंटर में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कोई प्लानिटरी सिस्टम बनाना है, कोई प्लैनेट्स बनाने हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है जो यूँ करके रोटेट कर रही है, मुझे अपनी गाड़ी को रोटेट करवाना है, तो हम ओरिजिन को इसी तरह से रख के रोटेट करवाएंगे। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गई कि ओरिजिन पॉइंट का मकसद क्या होता है। हम क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को वापस ले आते हैं। उसको वापस लाने का क्या तरीका होता है, हम राइट क्लिक करेंगे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे, तो ये वापस इधर ही आ जाएगा। लेकिन अब ये नीचे जा चुका हुआ है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर इधर नहीं होता। तो अब की बार अगर मैं जी एक्सिस के ऊपर यूँ थोड़ा सा करूँगा तो ये अब थोड़ा सा यूँ बाहर निकल चुका है, क्योंकि ये जो इसके की फ्रेम जितने भी लगे हैं ये उस वक्त जो उसका ओरिजिन पॉइंट था उस वक्त से उसके हिसाब से लगे थे। जब हमने ओरिजिन पॉइंट को चेंज कर दिया, की फ्रेम वैसे ही रहेंगे, वो ओरिजिन पॉइंट को ढूंढेंगे और वहीं से ही जाके काम कर रहे होंगे। सही है, अभी हम यहाँ पे आ चुके हुए हैं, हम ग्राफ एडिटर को समझने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे जाके मैं सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस के ऊपर चीज़ों को चेंज करता है। तो मेरे पास यहाँ पे टी मेन्यू आ ही नहीं रहा, तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी ला सकते हो, इस जगह पे क्लिक करके भी ला सकते हो, नहीं तो टी दबा के भी ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे यूँ करके ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ जाके दोबारा से एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब आप देखो ये जो एक लाइन बन रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली
ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी जी एक्सिस के ऊपर टाइम लाइन पे लोकेशन चेंज हो रही है। दैट मच सिंपल, इतना सिंपल है आपके पास ग्राफ एडिटर। सेम गोज फॉर लोकेशन, सेम गोज फॉर रोटेशन, सेम गोज फॉर स्केल। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। जब हम इसमें आगे आगे इंटर होंगे, मज़ीद डेप्थ के अंदर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी मॉडिफायर होते हैं और इसके अंदर भी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन स्लोली काम करना है। यहाँ तक आपने अगर चीज़ों को फॉलो किया है तो आपको की फ्रेम के साथ साथ आपको डॉप शीट का पता तो चल चुका होगा कि क्या चीज़ है, और प्लस आपको ग्राफ एडिटर का भी पता चल चुका होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे आके डिफरेंट तरह के की फ्रेम लगा के ग्राफ एडिटर किस तरह से रिएक्ट करता है, आप यहाँ से रोटेशन को खोलो, आप यहाँ से स्केल को खोलो और डिफरेंट चीज़ों को हाइड करो, अनहाइड करो और चीज़ों को देखो, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। हम वापस चले जाते हैं लेआउट के ऊपर, क्योंकि अब हमने सीखना है शेप कीज़। शेप कीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली तो ये चीज़ है। अभी तक हमने की फ्रेम के ऊपर जितने भी एनिमेशन किए हैं वो या तो इसके स्केल के ऊपर होते थे, यानी उसका साइज़ छोटा बड़ा हो रहा होता था, या फिर हमारे पास उसकी लोकेशन या फिर उसकी जगह चेंज हो रही होती थी, या फिर वो रोटेट कर रहा होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होता। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हमने इस शेप को चेंज करना हो और हम उसको एनिमेट करना चाहें, ये करने से पहले हमें थोड़ा सा ये तो पता होना चाहिए कि शेप चेंज होती कैसे है भाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला ये काम करते हैं कि हमने ये जो पहले एनिमेशन बनाए थे इसे हम अपने पास सेव रख लेते हैं। हमारे चाहे बाद में काम आए या ना आए, लेकिन इसे हम अपने पास सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो कौन है इसको व्यू बोर्ड के ऊपर हाइड कर देंगे। यहाँ से मैंने इसे हाइड कर दिया। अब मैं शिफ्ट ए दबा के एक और सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास सिलेंडर आ चुका हुआ है। अब सबसे पहली चीज़ कवर कर लेते हैं कि शेप चेंज कैसे होती है। शेप चेंज हमारे पास इस तरह से होती है जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम यहाँ से फेस सिलेक्शन करते हैं या फिर एज सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद अगर हम उसको एक्सट्रूड करते हैं या फिर कोई भी ये जो हमें लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर जाते हैं और डिफरेंट तरीके से हम शेप्स को बनाते हैं, तो वो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री के अंदर ऐड हो जाती है और वो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ई दबा के अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई है। करंटली इस वक्त मैं एडिट मोड के अंदर हूँ, ये याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एडिट मोड के अंदर जाके शिफ्ट ए दबाओगे तो यहाँ से अगेन मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेंडर ऐड किया हुआ है और मैं इसको जी दबा के यहाँ पे ले आता हूँ, इस जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। और ये अभी नीचे जा चुका हुआ है, मैं 1 दबा के इसे सेट कर लेता हूँ, मुझे इस जगह पे रखना है, ठीक है। और अभी भी सही जगह पे नहीं आया, तो हमें डिफरेंट व्यूज़ को लॉक करके चीज़ों को रखना होता है। तो ये मैंने इसको अगर इस जगह पे रख लिया, अब ये उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन चुका हुआ है। चाहे मैंने शिफ्ट ए दबा के नया ऑब्जेक्ट ऐड किया था, लेकिन मैंने एडिट मोड के अंदर ऐड किया था, इस वजह से अब इस ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा बन चुका हुआ है और इसका ओरिजिन इस वक्त यहाँ पे है, ये याद रखना है आपने। और अगर आपने इसका ओरिजिन चेंज करना है तो आप सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करोगे, या 3D कर्सर करोगे, या फिर ज्योमेट्री टू ओरिजिन करोगे, ठीक है। ज्योमेट्री टू ओरिजिन क्या करोगे कि जो आपकी ओरिजिन अभी करंटली है ज्योमेट्री उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करोगे तो ये आपके पास इस तरह से होगा, ये ओरिजिन उस तरफ चला जाएगा। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो काम की हमारे पास चीज़ होती है वो होती है कि सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर आप कर लो, इस तरह से कर लो। तो अब हमारे पास ये शेप चेंज हो चुकी हुई है, लेकिन हमने ब्लेंडर के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हम इसको ब्लेंडर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसे एनिमेट कर सकते हैं। करंटली मैंने ये बिल्कुल एक सिंपल सी दीवार टाइप की चीज़ बनाई थी। फॉर एग्जांपल एस दबा के जी एक्सिस के ऊपर इसको मैं थोड़ा सा यूँ बड़ा भी कर लेता हूँ, यूँ करके कर लेता हूँ, तो ये अब मेरे पास एक चीज़ बन चुकी हुई है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे अगर रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये लाइट वगैरह और कैमरा वगैरह कंफ्यूज कर रहा है तो आप एक्स दबा के इसे भी डिलीट कर दो, लेकिन हम बाद में इसे दोबारा ऐड कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला भी आ रहा है। मैं टैब दबा के अगर इसको टैब दबा के एडिट मोड के अंदर जाता हूँ, जी दबा के इसे यूँ थोड़ा सा बिल्कुल उसके बराबर कर लेता हूँ, यूँ, ठीक है। अब वो चीज़ सही होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल की है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व ही नहीं है फ़िलहाल। तो हमारे पास ये एक बन चुकी हुई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने ये
सारी चीज़ें बनते हुए रिकॉर्ड भी करनी है, शेप की इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारे पास दीवार पड़ी हुई है, हम शिफ्ट ए दबा के एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेते हैं। तो यूवी स्फीयर इस तरह का होता है। एक और हमारे पास वेरी सिमिलर चीज़ होती है, वो होता है आइकोस्फीयर। ये आइकोस्फीयर इस तरह का होगा, ठीक है। आइकोस्फीयर के अंदर क्या होगा कि जो इसकी जो फेसेस हैं वो 3 एजेस मिलके बने होंगे, और यूवी स्फीयर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 4 एजेस मिलके एक चीज़ बनी होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो, हम यहाँ पे अगर फेस के ऊपर जाते हैं तो ये ट्राइंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो ये एक जो फेस है आपके पास, हर एक के 4-4 कॉर्नर्स है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके आगे पूरी आपके पास इसकी पूरी डेप्थ है। जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो आपने किस तरह की टोपोलॉजी यूज़ करनी है, आपने किस तरह से काम करना है, ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के ऊपर है, चलता है, सब कुछ चलता है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हम इस वक्त तो शेप की को सीखने आए हैं, हम दीवार को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। इतना तो इख्तियार अभी हमारे पास आ चुका हुआ है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम अपने राइट साइड के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। याद रखें, ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास मेन्यू है, जो कि आपको लेआउट के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अभी तक हम यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन, स्केल के की फ्रेम्स को देख रहे थे, लेकिन हमने बाकी किसी भी चीज़ को अभी टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हाथ अभी लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद हमारे पास एक विंडो आ रहा होगा जिसको कहते हैं शेप कीज़। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वो किस तरह से, अब यहाँ पे हमने कम्बिनेशन करना है, हमने की फ्रेम को भी ऐड करना है, हम शेप कीज़ को भी यूज़ कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद हम स्लोली आगे मूव करेंगे। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक बेसिक लेवल की शेप की ऐड कर लेते हैं। लेकिन बेसिक लेवल की शेप की ऐड करने के बाद मैं उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ये ई दबा के इसे एक्सट्रूड कर लिया, और इसको भी यहाँ से यूँ एक्सट्रूड कर लिया। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस होगी। अब क्या है, ये इसकी बेसिक लेवल की शेप है। मैंने ब्लेंडर से ये कह दिया कि ये इसकी बेसिक शेप है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक शेप की ऐड की, मैंने ब्लेंडर से कह दिया कि ये अब इसकी बेसिक शेप है। ब्लेंडर इसको बेसिक का नाम देता है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल, अगर आप करना चाहते हो। इसके बाद आगे आपकी गेम शुरू होती है। अब मैंने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे की ऐड हो चुकी हुई है, इसके आगे वैल्यू है, मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं यहाँ से टैब दबा के, हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं टैब दबा के एडिट मोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट करता हूँ, और अब की बार मैं ये वाली जो शेप है इसको मैं ज़्यादा बाहर ले आऊँगा, और इसको भी यूँ करके ज़्यादा बाहर ले आऊँगा, इसको भी ज़्यादा बाहर ले आऊँगा। ये बिल्कुल मैं रैंडमली ऐसा काम कर रहा हूँ। कोई भी मतलब इसके अंदर फ्लो नहीं है, जस्ट मैं रैंडमली कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं लेके आया, लेकिन जैसे ही मैंने टैब दबाया तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई, जादू। लेकिन ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। कैसे वापस आएंगी, जब मैं वैल्यू के ऊपर क्यों थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये चीज़ें वापस आ रही होंगी। सो अब हम अपने ऑब्जेक्ट की शेप के साथ भी खेल सकते हैं। अब ये हम खेलेंगे किस तरह से, ये तो मुझे पता चल गया कि ये इस तरह से आ रही है, लेकिन अब मैंने इसको की फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस जगह पे जाऊँगा, यहाँ जाके इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर दूँगा, और 40 के ऊपर जाके इन्हें ख़त्म कर दूँगा, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब ये इस तरह से यूँ वापस जा रहा है, और अगर मैंने इसको लूप बनाना है तो मैं जस्ट इस वाले की फ्रेम को उठाऊँगा, Ctrl+C करके आप कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन जो ब्लेंडर के अंदर ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो डुप्लीकेट का यूज़ किया जाता है। मैं Shift+D दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, इसे उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। याद रखें, आपने सिर्फ एक की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिलेक्ट हुए हुए, आप Shift+D दबा के डुप्लीकेट करोगे तो दोनों की फ्रेम डुप्लीकेट हो रहे होंगे, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं और Shift+D दबा के डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसे यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो, अब ये है कि जैसे मैं इसको यूँ करूँगा तो इसके बाद 40 के बाद ये दोबारा से बाहर आ रहा होगा। अभी करंटली साथ जस्ट मैंने एक शेप की लगाई थी, और वो भी किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर लगाई थी।
आइगोस्फीयर से लगाया था। अब मैं यहाँ पे एक और शेप की ऐड कर लेता हूँ। उस शेप की में क्या हो रहा होगा, उस शेप की में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा होगा, जैसे सिर्फ ये यहाँ से एक निकल के बहुत आगे तक जा रहा होगा, यहाँ तक जा रहा होगा। हमने सिर्फ सेव करने के लिए ऐसा रख लिया और उसको मैंने एक्सट्रूड किया और उसको मैंने 2 दफ़ा एक्सट्रूड कर दिया। अब इस शेप की को मैं आगे करूँगा तो ये ऐसे जा रहा है। इसके ऊपर भी मैं की फ्रेम लगा के एनिमेट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं आगे जाके, मैं यहाँ पे रख के कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आई के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये की फ्रेम ऐड हो गया और इसको मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा तो जहाँ तक मुझे लेके जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे लेके ही सिर्फ यहाँ तक जाना है सिर्फ इसको, तो ये आई के बटन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आ जाए। अगर आपको ये चीज़ें जो ना कलर बहुत ज़्यादा डल डल लग रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपकी ये वाली मसले का भी हल है हमारे पास। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रैंडम के ऊपर क्लिक कर दो तो अब आपके पास ज़्यादातर कलर चेंज आना शुरू हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये हुआ कि हमारे पास इसके ऊपर 2 शेप कीज़ ऐड हो गई। हमने एक आइगोस्फीयर भी ऐड करके रखा हुआ था, याद होगा आपको। अब हम आइगोस्फीयर हमने क्यों ऐड किया था, उसको हमने इसलिए ऐड किया था, हम कहते हैं कि भाई ये जो ये एक निकल के आ रहा है ना, ये जो ये वाली शेप की जो हमने बाद में ऐड की थी, जो कहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से शुरू हो रही है, यहाँ से ये निकल के आता है और ये यहाँ तक जाता है, ठीक है। हम इसको सही करने के लिए ग्राफ एडिटर का सहारा लेंगे। ग्राफ एडिटर में जाने के लिए हम एनिमेशन वाले टैब के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ जाके हम इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा से रंग चेंज हो गया, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ से जाके अगर मैं होम के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई ये जो यूँ करके निकलता है ना, यूँ करके ये एक झटका मारे फ़ौरन से, ये बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बहुत आगे ना जाए, ये वाला सिर्फ, ठीक है। अब मैं किससे डील कर रहा हूँ ये मुझे यहाँ से पता चलेगा, ये मैं शेप की 2 से डील कर रहा हूँ। इसे अगर मैं जी दबा के चेंज करता हूँ तो आप ये देखो, ये की 1 है लेकिन मुझे की 1 नहीं की 2 चाहिए और ये वाली की 2 है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, लेकिन इसे तकरीबन यहाँ तक जाना चाहिए और इसके आगे आइगोस्फीयर भी, उसके ऊपर भी की फ्रेम लग जाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 7 दबा के टॉप व्यू के ऊपर चला जाऊँगा। सबसे पहले मैं टॉप व्यू के ऊपर इसे एडजस्ट कर लूँगा, 1 दबा के इधर चले जाएंगे और जी दबा के यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। पहली चीज़ हमने पोजीशन एडजस्ट कर ली, इसके बाद दोबारा इसे सिलेक्ट किया, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आइगोस्फीयर के ऊपर की फ्रेम लगा देते हैं, आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल, और फिर इसके बाद ये जब आगे जा रहा है तो यहाँ पे इस जगह पे लगा। इस जगह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मुझे रेफरेंस के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस जगह देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है तो हम 7 दबाते हैं और जी दबा के यहाँ ले जाते हैं और उसके बाद हम इसको बिल्कुल एस दबा के छोटा सा कर देते हैं और इसे यहाँ पे करके एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ से वो निकल रहा है। रेफरेंस के लिए मैं अभी जस्ट एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, बाद में हम इसे चीज़ों को चेंज भी कर लेंगे। रेफरेंस के लिए हम इसे थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, बिल्कुल सही जगह पे आ चुका होगा। थोड़ा सा मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, मैं इसे थोड़ा सा यूँ मूव कर लूँगा इस जगह से यूँ कर, ठीक है। मैं आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा दूँगा तो अब आप देखो कि ये भी चीज़ उसके साथ आगे जा रही है। आप जितना मर्ज़ी ऐड करते रहो, जितनी मर्ज़ी काम करते रहो, आगे आगे चीज़ें होती रहेंगी। इसका एक और इंटरेस्टिंग से काम भी आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने ये दीवार बनाई थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर थे इनको भी हाइड कर देते हैं। हमने ये जो अजीब सी मखलूक सी बनाई है इसको भी हाइड कर देते हैं। प्लेन रहेगा हमारे पास, इसको भी हाइड कर देते हैं हम शिफ्ट ए दबा के। और अब की बार हम एक टोरस ऐड कर लेते हैं। टोरस ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे 1 दबा के आर दबा के रोटेट कर लेते हैं। इस तरह आप मैनुअली भी कर सकते हो और आर दबा के, फॉर एग्जांपल मुझे इसे 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मैं आर दबाता हूँ 90 करूँगा तो ये टोटली 90 के ऊपर कर देगा। लेकिन मुझे 90 के ऊपर कहाँ पे करना है, मुझे रोटेट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। किस तरह से करना है, मुझे ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, ठीक है। अब जो ग्रीन वाला है ये हमारे पास वाई एक्सिस है, मुझे वाई एक्सिस के ऊपर करना है। तो मैंने किसी भी व्यू के ऊपर लॉक नहीं किया अपने आप को, मैं आर दबाता हूँ,
मैंने Y दबाया, ये Y एक्सिस के ऊपर लॉक हो चुका है। अब मैं 90 प्रेस करूँगा तो ये 90 के ऊपर आ चुका हुआ है। तो ये अब इस तरह से आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर बेसिक लेवल की एक शेप की ऐड कर देता हूँ और ये बेसिक शेप की आ चुकी हुई है। प्लस आगे जाते हैं, ये शेप की ऐड हो चुकी हुई है। हम टैब दबा के एडिट मोड के अंदर जाएंगे, शिफ्ट ए दबा के, सबसे पहले ए दबा के बिल्कुल इसे, सबसे पहले ऑल्ट ए दबा के इसे डी सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि ये सिलेक्टेड रहे आपके पास, नहीं तो आपको मसले आना शुरू हो जाएंगे। हम शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आर दबा के वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल अच्छे तरीके से वो रोटेट हो चुका हुआ है। और हम इसको ऊपर ले आते हैं, यूँ करके ऊपर ले आते हैं, एस दबा के उसे स्केल कर लेते हैं, इस तरह से पूरा छोटा कर लिया। एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यूँ मूव भी कर लेंगे, इस तरह से मूव भी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास ऐड हो चुकी हुई है, इस तरह से ऐड हो चुकी हुई है, लेकिन ये सही नहीं आई, अभी सही लोकेशन के ऊपर नहीं आई। तो मुझे इसे सही लोकेशन के ऊपर लेके आना है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके दरमियान में आए, इस जगह पे, ठीक है। अब ये आ चुकी हुई है। हम दोबारा से, ये सिलेक्टेड है, अब मैंने सबसे पहले इसे डी सेलेक्ट करना है, तो मैं ऑल्ट ए दबाऊंगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे अब इसे सेलेक्ट भी करना है ताकि मैं इसे भी डुप्लीकेट कर सकूँ। बजाय ये कि इसके मैं एक और टोरस को ऐड करूँ और उसके बाद उसको लेके आऊँ, अपने माउस को यहाँ पे रखूँगा और एल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। एल फॉर आइलैंड सिलेक्शन, ये पूरे आइलैंड को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपने माउस को रखा, इसको सिलेक्ट किया, एल दबाया, तो ये पूरे को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे टोरस पूरा सिलेक्ट करना है। मैं एल दबा के इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ले जाके छोड़ देता हूँ। अब देखो, मैंने टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड के अंदर गया तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई, लेकिन मैं वैल्यू को ऐड करूँगा तो ये चीज़ें यूँ आना शुरू है ना, मज़ेदार चीज़। तो होपफुली आप इसको अभी तक, इस वीडियो को यहाँ तक एंजॉय कर रहे होगे और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होगे। इसमें मुझे पता है एज अ बिगनर आप लोगों को क्या क्या मसले आ सकते हैं। दैट इज़ मोस्टली आपको मसला आएगा वो है कि जब आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर काम कर रहे हो या फिर आप एडिट मोड के अंदर काम कर रहे हो, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन आती है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप 10-12 ऑब्जेक्ट ऐड करो अपने व्यू पोर्ट के अंदर और हर एक को अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक को अलग अलग एडिट मोड के अंदर लेके जाओ, उसको डिफरेंट तरह से एक्सट्रूड करो। सिर्फ एक्सट्रूड ज़रूरी नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाके अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हूँ, शिफ्ट ए दबा के यहाँ से एक क्यूब को ऐड कर लेता हूँ और क्यूब को हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह ले आएंगे, ठीक है। हम टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएंगे और ऊपर से फेस सिलेक्शन कर लेंगे। हमने ये तो सीख लिया था कि हम ई दबाएं तो ये एक्सट्रूड हो जाता है, इस तरह से बाहर निकल आता है, लेकिन हम अगर आई दबाएं तो ये इंसर्ट हो जाता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको नज़र आ रहे हैं, एक हमारे पास नाइफ टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे शेप बनानी है, मैं कहता हूँ मैं की दबाऊँगा और यहाँ से शुरू करूँगा, यूँ 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 करके, यूँ यूँ ये करके इस तरह की एक बड़ी अजीब किस्म की शेप बना के एंटर के ऊपर प्रेस कर दूँगा, तो ये अब शेप बन चुकी हुई है। मैं अगर इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो ई दबा के यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँगा। सेम अगर इसको मैं एनिमेशन में ऐड करना चाहता हूँ, एनिमेशन में ऐड कर लूँगा। मैं ये वाली शेप को उठा के यूँ ले जा सकता हूँ, तो अब आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अगेन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ बेवल। बेवल क्या होता है, अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊँगा तो मेरे पास ये इस तरह से उसके जो एजेस हैं, जो उसके बिल्कुल कॉर्नर्स हैं, उसको मज़ीद ये शार्प करना शुरू कर देगा। तो अगर उसके बाद मैं माउस के बटन के ऊपर माउस के बटन जो मिडिल माउस है उसको मैं घुमाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा फेसेस उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देगा। तो अब आप ये देखो कि ये हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच देना शुरू हो गया, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि इवन आप कोई बिल्कुल सीधी दीवार भी खड़ी करोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसके अंदर जो उसका कॉर्नर होगा वो बिल्कुल शार्प नहीं होगा। ये शार्प एजेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेवल करते हैं। आगे हमारे पास आप इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है ऑप्शन इसके अंदर अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे 3D वर्क स्पेस को देख ही रहे होगे, इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है
कि अभी तक हमने जो कवर किया है ये ऐसा ही समझो एक बहुत बड़ा सा समंदर है, उसमें से हमने एक छोटा सा गिलास निकाला है। सो इससे आपने घबराना भी नहीं है, इससे आपने मज़े लेने हैं, इसके ऊपर काम करना है। उम्मीद है अभी तक आपको थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा और आपके चिप्स चुप्स अभी तक ख़त्म नहीं होंगे। सो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ तक आ चुके हुए हैं। अब हम अगर इसको इस जगह पे रख के इस तरह से रोटेट करके देखें तो ये चीज़ यूँ रोटेट हो रही है। तो हम सबसे पहले राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसकी ज्योमेट्री उस वक़्त से कैलकुलेट हो रही है जिस वक़्त से इसके पास शेप कीज़ नहीं थी। बेसिक के लेवल के ऊपर, यानी यहाँ पे बेसिक के ऊपर इसकी ज्योमेट्री कैलकुलेट हो रही है। मुझे अगर उसके ओरिजिन पॉइंट को दरमियान में लेके आना है तो मुझे अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और उसके बाद मैं ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमने इसके ऊपर शेप कीज़ लगाई हुई हैं, हम एक और छोटा सा बना लेते हैं। कौन से मसले वाली बात है, हम शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ से एक टोरस ऐड कर लेंगे, लेकिन अब की बार हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। हम अगर टोरस के ऊपर जाते हैं तो सेगमेंट वगैरह तो मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन मैं रेडियस के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। इसका रेडियस थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और ये इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके सेगमेंट्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं, ये ऐसा बन जाएगा और ये वाली चीज़ें भी इतने को कर देते हैं। तो ये अब एक तरह की थोड़ी सी एक लो पॉली टाइप के टायर की शक्ल आ चुकी हुई है। हम आर दबा के वाई दबा के 90 दबाएंगे तो ये अब यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो अब मेरे पास ये चीज़ बन चुकी हुई है। मैं आपको मज़ीद ये चीज़ें सही नज़र आएँ, मैं इनको हाइड कर देता हूँ। मैं एच दबा के इसे भी हाइड कर दिया और इसे भी हाइड कर दिया, क्योंकि अब हम एक नई चीज़ पे काम करने लगे। तो हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो कि हमारा प्लेन है। ये मैंने प्लेन सिर्फ इसलिए ऐड किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये मेरे पास आ चुका हुआ है। मैं शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करूँगा तो आप देखोगे कि दूसरे का रंग थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो इनका रंग सेम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर को ऐड कर रहा हूँ। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। आर दबा के 90 गलत हो गया, आर दबा के वाई के ऊपर लॉक करना है, 90 दबा के इसको इस तरह से यहाँ पे लेके आना है और मुझे एस दबा के इसे छोटा सा करना है और एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर इसे स्केल कर लेना है और इतना कुछ स्केल कर लेना है कि ये दोनों के दरमियान में से इस तरह से गुजर जाए। मज़ीद अगर मैं इसको जी एक्सिस के ऊपर रख के इसे स्केल करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। लाइक यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर इसको इस तरह से करना है। तो मैं ये तकरीबन यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब ये तीनों चीज़ें बन चुकी हुई हैं, अब मैंने जस्ट इनको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा, फिर ये वाला सिलेक्ट करूँगा। एंड में मैंने जो सिलेक्ट किया होगा वो सबसे एंड पॉइंट होगा और वही और उसी का ओरिजिन कंसिडर किया जाएगा। तो मैं कंट्रोल जे दबाऊँगा तो ये अब सारी चीज़ें एक साथ ज्वाइन हो चुकी हुई हैं। यानी अगर मैं जी दबा के इन्हें मूव करता हूँ तो ये मूव होती रहेंगी। और अब मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इन्हें रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये बिल्कुल एक टायर की तरीके से, तकरीबन टायर की तरीके से रोटेट हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है। इसको दरमियान में नहीं रखने का रीज़न ये था कि जब ये रोटेट हो रहे हों तो आपको पता चले कि रोटेशन हो रही है, क्योंकि अगर बिल्कुल दरमियान में होगा तो अक्सर बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि रोटेशन हो ही नहीं रही, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा फ़र्क रखा है। वैसे इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम मैं और करता हूँ। मैं एक काम यहाँ पे ये करता हूँ कि क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा आगे जाना है और अब हमने ड्राइवर्स को समझना है। ड्राइवर्स को समझने के लिए ड्राइवर्स क्या चीज़ है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे रोटेट करना चाहता हूँ, आर दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पकड़ के रोटेट ना करूँ। मैं एक ऐसा बटन बना लूँ जिसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, जिसको मैं अगर मूव करूँ तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू कर दे। यहाँ से जब हम, ये वो पॉइंट है जहाँ से आके हम एनिमेशन के अंदर मज़ीद डाइव इन करना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक को ड्राइवर्स कहा जाता है। और ड्राइवर्स में हम ये कर रहे होते हैं कि हम किसी दूसरी चीज़ के, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरी चीज़ को या दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहे होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब को ऐड कर लेते हैं और मैं क्यूब को यहाँ पे ले आता हूँ और इसे एज अ बटन, इसका नाम मैं रख देता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, बटन रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको एज बटन ही ऑपरेट करना है, एज अ ड्राइवर ऑपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। याद रखें, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ होती हैं और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ होती हैं। अब मैंने ड्राइवर लगाना है इसकी लोकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अगर इस क्यूब को थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको इस तरह से अगर मैं करूँगा, थोड़ा सा भी एक्स एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट करूँगा, तो ये चीज़ यूँ करके आगे चली जाए। ये मैं जस्ट एक सिनेरियो बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप कोई और भी सिनेरियो बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे लगाना है, मुझे लगाना है वाई एक्सिस के ऊपर। ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ऐड ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये मेरे पास एक ड्राइवर वाला विंडो आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे शुरू में एक उसने बोल दिया स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन, हम देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपसे ये विंडो चली जाती है, एक दफ़ा अगर चली जाती है, तो आप दोबारा से राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इस विंडो को लेके आ सकते हो। तो अभी करंटली यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप जो ड्राइवर लगाना चाह रहे हो ये एक्जैक्टली किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हो। तो हमें वहाँ पे जाके उसको ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन देनी है। ये मैंने सिलेक्शन दे दी। अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। मैं जब इसको मूव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आगे मूव कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या पता कि ये किस चीज़ के ऊपर लगा। मैं तो कह रहा था कि मैंने तो रोटेशन के ऊपर लगाना है। मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट ड्राइवर के ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ जाके अगर मैं देखता हूँ मेरे पास ड्राइवर की टाइप है, ये बटन के ऊपर ड्राइवर लगा है एक्स लोकेशन। मैं कहता हूँ नहीं, अगर एक्स रोटेशन होती है ना तो ये ऑटोमेटिकली मूव करे। अब ये देखो, मैं आर दबाऊँगा, अगर एक्स दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। है ना कमाल की चीज़, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो चीज़ है ये अब उसकी लोकेशन से उसको कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये उसे कंट्रोल कर रही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जी एक्सिस के ऊपर, जी एक्सिस पे क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। मैं ऊपर जाने के ऊपर नहीं, इसके इधर जाने के ऊपर एक और ड्राइवर लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड ड्राइवर के ऊपर चला जाता हूँ और अब की बार मैं दोबारा से वही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये इट्स टोटली अप टू मी, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल बटन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अगर इसको स्केल करोगे, फॉर एग्जांपल आप इससे एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल करोगे, या फिर मैं एवरेज स्केल के ऊपर लगा देता हूँ। एवरेज स्केल के ऊपर का मतलब ये है कि जब मैं इसे स्केल करूँगा ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन उसके ऊपर चेंज होगी। अब मैं अगर एस दबा के इसे स्केल कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जी एक्सिस के ऊपर स्केल होगा। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ और सीखना चाहते हैं, दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा की फ्रेम्स हमारे पास, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब मैं आई के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा लोकेशन, डेल्टा रोटेशन, डेल्टा स्केल आ रही होती है। शायद आप लोगों में से किसी ने सोचा हो कि ये क्या चीज़ है। अब हम वो देखेंगे। उसके लिए पहले मैं ये जो मैंने व्हील सा बनाया था इसका नाम मैं व्हील रख देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ एच दबा के, और फिर इसके बाद इस बॉक्स को भी हाइड कर देता हूँ। अब हमने ये करना है कि हमने शिफ्ट ए दबा के अब की बार एक क्यूब ऐड करना है और क्यूब को हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे और ये लाने के बाद 7 दबा के टॉप व्यू के ऊपर जाएंगे, एस दबा के वाई एक्सिस के ऊपर इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। इससे ये होगा कि ये हमें वो फील देना शुरू हो जाएगा, ये हमें इस तरह का नज़र आना शुरू हो जाएगा। बाय द वे, मैं एक छोटा सा करैक्टर बनाऊंगा और ये करैक्टर बिल्कुल बहुत 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 बेसिक होगा। बहुत बेसिक होने का मतलब ये है कि जिस तरह से बच्चे ब्लॉक्स से करैक्टर बनाते हैं, लीगो के जो ब्लॉक्स होते हैं उससे जो करैक्टर बनाते हैं, ये बिल्कुल उस तरह का करैक्टर होगा। बिल्कुल बेसिक होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसके पैर होंगे और इसका हाथ होगा। हम इसके ऊपर पहले शेप कीज़ लगाएंगे और शेप कीज़ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड काम, हम इसके ऊपर थोड़े से एनिमेशन करेंगे और उससे फिर हम डेल्टा को सीखेंगे। हमने ये ऐड कर लिया हुआ है, हम टैब दबा के एडिट मोड के अंदर चले जाएंगे, नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने एक नई चीज़ सीखनी है, दैट इज़ हम अगेन ज्योमेट्री जब ऐड करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है लूप कट।
हम कंट्रोल आर अगर दबाते हैं तो ये एक इस तरह से चीज़ आ रही होती है, आपके ओरिजिन पॉइंट के ऊपर इस तरह से आ रही होती है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल आर किया, अपने माउस को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तकरीबन इसके पास, तो ये इस तरह से नज़र आ रही है। और ये दोनों तरह से हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। करंटली मुझे इस तरीके से चाहिए। और जब ये आपको येलो लाइन इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाए तो आप अपने मिडिल माउस के व्हील को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे तकरीबन 5 चाहिए, और 5 के ऊपर मैं अब लेफ़्ट माउस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, ये मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास दोबारा चॉइस है कि मैं इनको कहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल मिडिल में रखना चाहता हूँ, तो राइट माउस बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है, तो ये बिल्कुल मिडिल में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि मेरे पास दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। मैं यहाँ से 1 दबा के इस तरह इस जगह चला जाता हूँ। ई दबा के मैं इसे थोड़ा सा यूँ एक्सट्रूड कर लूँगा इस तरह, और फिर इसके बाद ई दबा के दोबारा एक्सट्रूड करेंगे, और ई दबा के फिर थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, इधर तक ले आएंगे। और अब की बार हम यहाँ से ये वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे और ई दबा के दोबारा एक्सट्रूड कर लेंगे। अब ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा हमारे पास उसके लेग्स बन चुके हुए हैं, यानी उसके पैर बन चुके हुए हैं। अब हमने टॉप को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक और तरीका कार है सिलेक्शन का, दैट इज़ सी, सर्कल सिलेक्शन। हम सी को दबाएंगे तो ये एक सर्कल आ जाता है जिसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मुझे करंटली इतना ही चाहिए, तो मैं इस तरह सर्कल से सिलेक्शन कर लूँगा। मेक श्योर करना है कि आपके पास कोई और चीज़ सिलेक्टेड ना हो। हम 1 दबा के दोबारा से फ्रंट व्यू के ऊपर चले जाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और फिर ई दबा के एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये मैंने अपने करैक्टर के हाथों के लिए किया है। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे ताकि गर्दन का भी थोड़ा सा बन जाए। ई दबा के हम इसे दोबारा एक्सट्रूड कर लेते हैं और फिर ई दबा के ये इस तरह से आ चुका हुआ है। और हम इसे यहाँ पे इसे इसी तरीके से यूँ बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं लेके आ रहा क्योंकि हम ब्लॉक्स वाला टेक्स्ट दे रहे हैं। तो मैं इस तरह से ले आता हूँ और दूसरी तरफ वाले भी इसको इसी तरीके से ई दबा के ही मैं बाहर ले आता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ हाथों का मसला रह गया। हाथों के लिए भी हम दोबारा 1 के ऊपर चले जाएंगे। ई दबा के मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रूड करके नीचे वाली फेस को सिलेक्ट करूँगा और हम ई दबा के इसे यहाँ तक ले आएंगे। तो हमारे पास एक तरफ के हाथ तो बन चुके हुए हैं इस तरह से। अब हम सेकंड दूसरी तरफ के बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार फ्रंट व्यू के ऊपर चीज़ों को लॉक कर रहा हूँ, तो ये आपका वर्क फ्लो के अंदर आपको ये वाली आदत बहुत तेज़ी से लॉक करने की आदत डल जाती है जब आप काम करना शुरू करते हैं। तो हम इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं, ई दबा के यहाँ तक ले आता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर इसके जो लेग्स हैं या फिर इसके हाथ हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी डिटेल नहीं ऐड की क्योंकि हमने टोटली क्यूब से बनाया है। और इस तरह का करैक्टर आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे होंगे तो वो ब्लॉक से भी बनाते होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब हमारे पास ये करैक्टर बन चुका हुआ है। मैं टैब दबा के अगर देखता हूँ तो ये मेरे पास करैक्टर है। मैंने सबसे पहले इसके ऊपर शेप की सेट करनी है। इसको मैंने रेडी करना है कि थोड़े से ये एनिमेशन थोड़ा बहुत चलत फिरत शुरू कर दे, थोड़ी सी वॉकिंग शॉकिंग शुरू कर दे। आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने जाना होता है ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे और एक बेसिक लेवल की शेप की ऐड करनी है। लेकिन अब मैं बेसिक लेवल की शेप की के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। वो क्या चेंजेस करूँगा अब आप वो देखो। अगर हम जी दबाते हैं यहाँ से तो हम वायर फ्रेम मोड के अंदर जा सकते हैं। वायर फ्रेम मोड के अंदर हमें अपने करैक्टर की पूरी ज्योमेट्री नज़र आ रही होती है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तब साबित होती है जब हमने कोई सिलेक्शन करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो के अंदर मुझे ये इस टांग की सिलेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके अगर इसको इस तरह से सिलेक्ट करके लेके आऊँगा तो ये सब चीज़ें दोनों साइड से सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं जी दबा के सॉलिड व्यू के ऊपर जाके देखता हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुकी हुई हैं। तो मेरे लिए काम करना ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर मैं वायर फ्रेम के अंदर जाता हूँ। तो हम 3 दबाते हैं और इसे इस तरह से ले जाते हैं और इसे यूँ थोड़ा सा आगे ले आते हैं ताकि जो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो रही है वो भी ठीक हो जाए। हम 1 दबा के दोबारा से वायर फ्रेम के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से इधर चले जाएंगे और 3 दबा के इसको हम इस तरफ कर लेंगे। 3 दबा के इसको 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 इस तरफ कर लेंगे
ठीक है, अब आप ये देखो कि ये चीज़ इस तरह से बन चुकी हुई है और मैंने ये बेसिक के ऊपर ये चीज़ ऐड करनी है। आपको खुद इसका रीज़न भी पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। अब जहाँ पे हमारी करैक्टर की टांग जा रही है उसी एंगल के ऊपर, उससे ऑपोजिट एंगल के ऊपर हम अपने करैक्टर के हाथों को भी ले जाएंगे। सिलेक्ट करने के लिए वही तरीकाकार है, मैं 1 दबाऊंगा, टॉप व्यू पे लॉक कर दूंगा। इस तरह से मेरे पास सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। एक फेस सिलेक्ट नहीं हुई और मुझे इस तरह से ला के सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन हो गई, 3 दबा के हम इस तरह से ले जाते हैं और इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ रह गई है दूसरी तरफ वाली, इसको भी हम 1 दबा के सेलेक्ट करके सारे काम हम फिट कर देंगे। अब ये मेरे करैक्टर की बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है, आप कह लें ये उसकी इनिशियल स्टेज है। तो मैं एक शेप की ऐड करता हूँ जिसमें इससे ऑपोजिट स्टेज आएगी, तो उस शेप की के ऊपर जब मैं उसको एनिमेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एक साइकिल तो उसका बन जाएगा। तो हम इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, हम इसका नाम साइकिल रख लेते हैं, वॉक रख लो, जो मर्जी रख लो, की छोड़ना है की छोड़ दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अब हमने इस शेप की को सिलेक्ट करना है, टैब दबा के एडिट मोड के अंदर जाना है, 1 दबा के फ्रंट व्यू के ऊपर जाएंगे, जी दबा के हम वाई फ्रेम के अंदर चले जाएंगे और अब की बार वाई फ्रेम में ही मैं सारा काम करूँगा। जूम इन कर लेते हैं, आर दबा के इसको यहाँ पे ले गया और इसको इसके बराबर ही ले जाते हैं, ये इतना ये था, इस जगह पे आ चुके हैं हाँ ठीक है। और अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, मैं अगर एल दबाता हूँ तो मेरे पास सारा करैक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है कि हम बी की सिलेक्शन से, मतलब बी से सिलेक्ट कर लें या फिर अपने आप माउस को क्लिक करके यूं करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने याद रखना है कि आपके पास कोई दूसरे फेसेस ना सिलेक्ट हो रहे हो, अदरवाइज़ सारी गड़बड़ आपके पास हो जाएगी और आपके पास एनिमेशन ठीक नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास एनिमेशन ठीक नहीं भी बनते तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप फर्स्ट ट्राई आपकी ख़राब होगी, सेकंड ट्राई के अंदर आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सेम फॉर वुमेन ऑल्सो, ये तो कहावत है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप देखना आपको कितना मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैंने यूँ कर लिया और इसको भी मैं यूँ आगे मूव कर लेता हूँ। पहले वाले के लिए तो मेरे पास रेफरेंस भी है, सेकंड वाले के लिए मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये हुआ, आपको भी पता चल गया कि क्या हुआ, कि अब हम जब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ये वापस उस जगह आ चुका हुआ है। लेकिन मैं अगर इस शेप की को इस तरह से करता हूँ तो ये चीज़ बन चुकी हुई है। अब हमने इसका क्या करना है, ये हमारे पास एक वॉक साइकिल है, ठीक है। वो उसकी ज्योमेट्री यहाँ से बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि हमने इतना ज़्यादा सिलेक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा था, जो कि रखना चाहिए जब आप करैक्टर एनिमेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार रिपीट करूँगा, ब्लॉक्स का करैक्टर है भाई, कोई मसला नहीं, बच्चों के लिए बनाया है हमने। अच्छा एनीवे, मैं इसको यूँ करके नीचे ले जाता हूँ और अब की बार मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद हम इसके ऊपर पहला वाला की फ्रेम ऐड करते हैं। हमें जस्ट फ़िलहाल लोकेशन का की फ्रेम चाहिए, ठीक है। ये दूसरी जगह पे ऐड हो गया, मैं इसे यहाँ पे 0 के ऊपर ले जाता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट हम ले जाते हैं 200 के ऊपर। बाय द वे 200 बहुत ज़्यादा नहीं बनता, जब आप 24 फ्रेम पे बात काम कर रहे हैं तो 240 के ऊपर तो जाके 10 सेकंड होते हैं। ये आपको जब यहाँ पे चल रहा होता है तो स्लो नज़र आता है, लेकिन जब रेंडर होता है तो वो फास्ट चलता है, फिर बाद में जाहिर सी बात है जो एंड रिज़ल्ट होता है वो फास्ट चलता है। और इसे मैं यहाँ तक ले जाता हूँ 220 के ऊपर, मैं यहाँ पे ले जाके एक और लोकेशन ऐड कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके यूँ करके ले जाऊँगा, इसे मैं 150 तक ले आऊँगा अगर मुझे लेके आना, लेकिन मुझे नहीं लेके आना। तो अब ये है कि मेरा करैक्टर यूँ चल के आ रहा है लेकिन उसके अंदर वो चीज़ ऐड नहीं हुई। अब हमें काम देगा डॉप शीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे और उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी तकरीबन 4 का डिफरेंस डाल लें, एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और दैट इज़ फुल के ऊपर, मतलब ये वाली वैल्यू फुल हो जाएगी यहाँ पे आई। और फिर उसके बाद हम आगे आगे लेके जाके
इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। उससे पहले हम एनिमेशन वाले विंडो के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ग्राफ एडिटर की जगह जो कि हमने पहले ऐड किया था डॉक शीट को ऐड कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास हमने की फ्रेम ऐड किए हैं इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब ये देखो, ये जो लोकेशन वाला मेरे पास की फ्रेम था जो कि हमारे करैक्टर को लेके जा रहा था, वो थोड़ा सा बाद में ऐड हुआ है। तो मैं इससे उठा के यहाँ ले आता हूँ और ये जो 0 के ऊपर से इन्हें उठा के यहाँ ले जाता हूँ। मुझे इस वाले की फ्रेम को डुप्लीकेट करना है, ये वाला, ये सेकंड पॉइंट है ना इसका, इसको डुप्लीकेट करना है और 10 के ऊपर ले जाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा एक साइकिल बन चुका है यहाँ तक। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके यूँ बनाऊँगा तो ये अब मेरे पास 2 कदम बन चुके हैं। इसको मैं दोबारा से डुप्लीकेट करके इस तरह से बनाऊँगा अगर, तो ये आगे आगे मेरे पास एक्सटेंड होते रहेंगे। अब मैं जितना करता रहूँगा उतने ज़्यादा होते रहेंगे। ये मैं एक मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, वैसे इसको हम इससे ज़्यादा फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप लोग सीख रहे हो तो और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है तो हम इसी मैनुअल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। और आपने ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और हमने आना भी सिर्फ यहाँ तक है, तो हम इससे आगे के बाकी के सारे की फ्रेम डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करके एक्स दबा के डिलीट कर देंगे। अब क्या हुआ, मैं यहाँ लेआउट में आता हूँ तो अब आप ये देखो कि जब मैं अपने टाइमलाइन को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। आपको आइडिया हुआ हो या ना हुआ हो कि शुरू के अंदर अगर आप देखते हो तो वो ज़रा स्लो होता है, फिर उसके बाद एंड में भी आके थोड़ा सा फास्ट सा हो जाता है, दरमियान में फास्ट हो जाता है और एंड में आके भी दोबारा स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगेन ग्राफ एडिटर से सेट होती हैं। हम दोबारा एनिमेशन वाले टैब के अंदर चले जाएंगे और यहाँ जाके हम ग्राफ एडिटर के अंदर जाएंगे। हमें ग्राफ एडिटर के अंदर कौन सा चाहिए, जो कि हमने लोकेशन के लिए लोकेशन के लिए डाले थे। मैं बाकी उसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर दिया। और अब हम होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे सिर्फ वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखो यहाँ पे इसको ग्राफ को ज़रा गौर से देखो तो आप ये देखो कि ये शुरू होती है और फिर ये स्लोली नीचे जाना शुरू होती है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। दैट्स वाई हमारे पास इस तरह से आ रहा है। हम इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे की पे जाएंगे, इंटरपोलेशन मोड के ऊपर जाएंगे और लीनियर के ऊपर कर देंगे। लीनियर से क्या हुआ कि ये बिल्कुल अब स्ट्रेट लाइन के अंदर चला गया। तो अब ये बिल्कुल एक रोबोटिक टाइप की चीज़ बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे अब जाके इसे प्ले करके देखते हो तो अब आप ये देखो ये इस तरह से आ रहा है। हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के एक करैक्टर एनिमेशन भी बना ली है। कंग्रेचुलेशन टू यू, आप लोगों ने ये काम भी कर दिखाया। और अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो सिर्फ दोबारा से थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा जाकर देखना है, दोबारा ये काम हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये सारा काम हमने किस लिए किया, क्योंकि हमने डेल्टा करना था। और डेल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं अभी ये करंटली मेरे पास एक करैक्टर है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 3 करैक्टर हो। मैं इसे शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, ये एक मेरे पास इधर आ गया। और फिर दोबारा से शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, ये मेरे पास 3 करैक्टर हो गए। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका नाम क्यूब था, इसका नाम मैं करैक्टर रख देता हूँ, करैक्टर 1। और इसका नाम मैं रख देता हूँ करैक्टर 2। और इस तीसरे वाले का नाम रख देता हूँ करैक्टर 3। लेकिन मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा भी छेड़ूंगा तो सारे गायब हो गए। सारे गायब कहीं पे भी नहीं हुए, वो यहीं पे बैठे हुए हैं, ये देखो। लेकिन मसला ये हो रहा है कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये सारा डाटा है, जिसकी वजह से ब्लेंडर को ये समझ नहीं, जिसकी वजह से ब्लेंडर यही समझ रहा है कि ये तीनों करैक्टर मुझे एक ही जगह के ऊपर चाहिए। अब मुझे इसके ऊपर डेल्टा लगाना है। डेल्टा अगर आप देखोगे तो नीचे जाके एक ट्रांसफॉर्म है जो कि लोकेशन के ऊपर भी होता है, रोटेशन के ऊपर भी होता है और स्केल के ऊपर भी होता है। अब अगर किसी भी चीज़ के ऊपर डेल्टा लग चुका हुआ है तो इसका मतलब वो की फ्रेम से ऊपर एक्ट करेगी, क्योंकि जो डेल्टा है वो उससे ऊपर एक्ट करता है। आप इसको देख लो, अभी मैंने यहाँ पे एक करैक्टर को सिलेक्ट किया, मैं करैक्टर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से डेल्टा लगा के इसकी एक्स लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे ले आता हूँ।
अब ये हुआ कि ये एक्स लोकेशन है, ब्लेंडर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट देगा। अब मैं अगर प्ले करके देखूंगा तो आप ये देखो कि 2 करैक्टर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन तीसरा मुझे अभी भी नहीं नज़र आ रहा। सही है, तीसरे को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद मैं माइनस पे ले जाता हूँ, यहाँ पे आना शुरू हो गया और हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अब आप ये देखो मुझे तीनों करैक्टर नज़र आ रहे हैं और तीनों चल रहे हैं। अगर आपने किसी को स्लो करना है, किसी को फास्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा, ए दबा के सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और जी दबा के मैं उसे यूँ थोड़ा सा पीछे कर दूँगा। तो अब वो लेट स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगा। लेकिन आप लोगों ने लेट स्टार्ट नहीं होना, आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। सो हमने डेल्टा देख लिया, लेकिन एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीनों इकट्ठे चल रहे थे, अभी तक मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर इनकी लोकेशन को डेल्टा के ज़रिए चेंज किया था, मैं वाई एक्सिस पे भी चेंज कर देता हूँ। अब ये होगा कि ये वाला करैक्टर मज़ीद पीछे से चल के आएगा। मैं एस दबा के एस दबा के वाई दबा के इसे मज़ीद स्केल कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने वाई इस करैक्टर के ऊपर वाई एक्सिस पे भी डेल्टा लगा दिया, तो अब आप ये देखो कि वो और पीछे से चल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं डेल्टा के अगर की फ्रेम लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये की फ्रेम लगाया डेल्टा का, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो ये करैक्टर साहब पीछे थे, लेकिन मैं अगर 120 पे जाता हूँ और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जाके इनको इससे भी आगे निकाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देखो, क्योंकि डेल्टा के ऊपर भी की फ्रेम लगा हुआ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा उससे ऊपर काम कर रहा होता है, तो अब आप देखो कि ये करैक्टर स्लोली उनसे आगे निकल जाएगा। वो देखो, तो इस तरीके से आप चीज़ों से खेल सकते हैं डेल्टा के ज़रिए। ये आपके पास इस तरह से चीज़ें आसान हो रही होती हैं। अब हमने इस फाइल के अंदर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया हुआ है। आई थिंक इट्स राइट टाइम टू सेव दी फाइल, और आपसे वो लोकेशन पूछेगा, मैंने ऑलरेडी सेव की हुई थी, इस वजह से मेरे पास लोकेशन नहीं पूछी, तो आपने जस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपके पास सेव हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमारे पास हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू लर्न दी रिगिंग। अब रिगिंग के लिए क्या है, मैं दोबारा इन सारे करैक्टर्स को हाइड कर देता हूँ, हम इनको वापस लेके आएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम बिल्कुल एक क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ बनाते हैं और हम फिर रिगिंग के बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं। अगेन इस दफ़ा मैं क्यूब के ऊपर गया हूँ, क्योंकि रिगिंग सीखने के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से क्यूब ज़्यादा बेहतर है। हमने इसे एक्सट्रूड करना है, टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, हम ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक दफ़ा एक्सट्रूड किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, थोड़े थोड़े फासले से मैं एक्सट्रूड करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक पोल बना दिया, अब सिंपल सा बना दिया, एक कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी साइंस अब हमारे पास बोन्स की आएगी। लाइक हमारे पास हमने जो अभी करैक्टर एनिमेशन किए थे बहुत बेसिक लेवल के थे, लेकिन नॉर्मली जब हम करैक्टर एनिमेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिग शामिल होती है, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। अब रिग क्या होती है कि हम अपने करैक्टर को बोन्स दे देते हैं, उसको हड्डियाँ दे देते हैं, जिसकी मदद से वो एनिमेशन कर सकता है। लाइक अगर उसने उंगलियों के एनिमेशन करने हैं, उसने आँखों के एनिमेशन करने हैं, आपने किसी भी चीज़ को एनिमेट करना है, तो आप उसे रिग कर देते हो किसी तरीके से। आप इस तरीके से उसे प्रोग्राम करते हो कि जब आप रिग को हिलाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी ज्योमेट्री उसके साथ हिलती है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं वेट पेंट की मदद से। लाइक किस बोन को आपने कितना वेट देना है और वो किस हिसाब से हिलेगी, ये चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। बेहतर है कि यहाँ पे कंट्रोल आर करके थोड़ी सी ज्योमेट्री इस जगह ऐड कर देते हैं, ताकि हमें वेट पेंट भी समझ में आ जाए, और थोड़ी सी ज्योमेट्री में इधर भी ये ज़्यादा हो गई है, इतनी काफ़ी है, ये मैंने ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है, शिफ्ट ए दबा के हमने करना है आर्मेचर ऐड कर देना। क्या हुआ हमें पता नहीं चला, क्योंकि जो चीज़ भी हुई वो हमें वाई फ्रेम के अंदर नज़र आएगी। ये एक छोटी सी बोन ऐड हो चुकी हुई है, लेकिन अगर मैं इससे व्यू पोर्ट के ऊपर देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाके इन फ्रंट के ऊपर चेक कर दूंगा, तो अब मुझे वो बोन नज़र आना शुरू हो जाएगी।
मैं 1 दबा के ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर चला जाता हूँ। अब जो बोन होती है हमारे पास उसकी एक टेल होती है, एक उसका हेड होता है, ठीक है। ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। मैंने इस बोन को यहाँ पे रखा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें वगैरह ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएँ। अब मैं टैब दबा के अगर एडिट मोड के अंदर चला जाऊँगा, मैं बोन के एडिट मोड के अंदर गया हूँ, तो यहाँ मेरे पास इधर सिलेक्शन का एरिया और यहाँ पे सिलेक्शन का एरिया, इन दोनों जगह को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं इस बोन को मज़ीद बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। वैसे अगर मैंने बोन को स्केल करना हो तो मैं एस दबा के स्केल छोटा बड़ा इस तरह से कर सकता हूँ। मैंने टैब दबाया, मैं इस बोन को ई दबा के यहाँ से भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, जी एक्सिस पे लॉक कर देते हैं, ई दबा के दोबारा एक्सट्रूड कर लेंगे। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर ई दबा के दोबारा से एक्सट्रूड कर लेते हैं और यहाँ ले आता है। और अब मैं टेल से भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, ई दबा के यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि आपको समझ में आ गई होगी कि जो टेल से बोन निकल रही है वो किस तरह की है और जो ऊपर से निकली थी वो किस तरह से है। दोनों सेम है, जस्ट रोटेशन चेंज है, नथिंग एल्स। मैं ई दबा के इसे भी यहाँ पे ले आया और यहाँ पे मैंने इस तरह से रख लिया। अब आप ये देखो कि ये इसके अंदर, इस ज्योमेट्री के अंदर बोन्स आ चुकी हुई हैं। तो अब मैंने इन्हें वेट देना है। वेट देने का तरीका क्या होता है कि मुझे सबसे पहले अपने मैश को सिलेक्ट करना है जिसको मैंने वेट देना है, उसके बाद मैंने बोन्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल पी दबाना है। जब मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा तो ये सेट पेरेंट वाला विंडो आ जाएगा और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये वेट इसको मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक वेट है। हम इसको मैनुअल कैसे देख सकते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि हमारे ऑटोमेटिक वेट उसने ब्लेंडर ने किस तरह से दिया है उसके ऊपर। तो आप ये आर्मेचर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे पोज मोड के ऊपर चले जाओगे। ये अब अगेन एक और मोड है। एडिट मोड में क्या होता है कि हम बोन्स के ऊपर चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन पोज मोड के अंदर क्या होता है कि हम बोन को एनिमेट कर रहे होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है। और आपको पता कैसे चलता है, जब आप इसे सिलेक्ट करते हो तो ये ब्लू होती है, जब हम एडिट मोड के अंदर जाते हैं तो ये येलो होती है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये ब्लू होगी। अब मैं अगर इससे रोटेट करता हूँ तो आप ये देखो ये इस तरह से रोटेट हो रही है। अब ये काम मैं सिर्फ बोन के ज़रिए कर सकता हूँ, बाकी किसी तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इस तरह की बन चुकी है। मैं सारी बोन्स को सिलेक्ट करके आल्ट आर दबाऊंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएगी। मैं आपको पहले वेट पेंट दिखाना चाह रहा हूँ। अब हमने वेट पेंट देखना है तो हम पहले यहाँ से जाके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अगर आप जाओ तो यहाँ पे हमारे पास होता है वेट पेंट, लेकिन वेट पेंट के लिए आपको पहले बोन सेलेक्ट करनी पड़ती है। लाइक करंटली ये मुझे वेट दिखा रहा है, मैं इस वेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ और यहाँ से जाके अगर मैं बोन की सिलेक्शन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंटली ये वाली बोन सेलेक्ट हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसका इजी तरीका कार भी है। ये बोन सेलेक्ट हुई है, इसके ऊपर ये वेट आ रहा है। अब येलो का मतलब ये है कि बिल्कुल इसका कम वेट है। मैं अगर इसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये मेरे पास ड्रॉ करने का एक तरीका कार है। इसके रेडियस को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा यूँ कम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं यूँ करके रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन ज्योमेट्री हो रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाली बोन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री ऐड की थी तो यहाँ पे ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। अब मुझे अगर किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से मैं जाके सब्ट्रैक्ट का ब्रश ले आऊँगा और यहाँ से जाके मैं इसके रेडियस को भी बढ़ा लूँगा और इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अब जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस जगह के ऊपर उसका वेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है या फिर आपको कोई मसला हो रहा है तो हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हम अपनी बोन को पोज मोड के अंदर ले जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाके इस वाले सेक्शन से चेक हटा देंगे और अब की बार हम अपने मैश को या अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे वेट पेंट मोड के अंदर ले जाएंगे और यहाँ से जाके हम मूव टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे मैं बोन्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जिस बोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ मुझे पता चल गया कि इस बोन के पास ये वेट है और इस बोन के पास ये है, इसके पास ये है और इसी तरह से कैरी ऑन आगे चलती जा रही हैं चीज़ें। और अगर मैं कोई इसके ऊपर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं वापस ड्रॉ के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे अभी फ़िलहाल सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो यानी
इस बोन के ऊपर से मैंने सारा वेट उतार दिया, सारा वेट इसका उतार दिया। अब मैं अगर इसे एनिमेट करूँगा यानी इसे अगर रोटेट करूँगा तो बिकॉज इसके ऊपर भी दूसरी बॉन्स लगी हुई हैं, सिर्फ उसकी वजह से चीज़ें वगैरह मूव हो रही होंगी। इसका बेटर सोल्यूशन है कि हम यहाँ से जाके इस वाली बॉन को सिलेक्ट करते हैं और इसका वेट ख़त्म कर देते हैं पूरा। ये मैंने पूरा ड्रॉ करके ख़त्म कर दिया, ये देखो इस तरह से ख़त्म कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्री बहुत थोड़ी थी तो वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो आप देखो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल थोड़ा सा उसके पास यहाँ पे इस जगह के ऊपर वेट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। सो उम्मीद है अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से तो छोड़ेंगे नहीं, आपको भी पता है। हम यहाँ से इस बॉन को सिलेक्ट करेंगे, अपने आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे, पॉज मोड के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाके आर दबा के इसे रोटेट करेंगे। और अब की बार मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको थोड़ा सा ऑटो कीइंग का तरीका भी बता देता हूँ। ऑटो कीइंग क्या होती है कि हमारे पास जब टाइमलाइन चल रही होती है तो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और हम ब्लेंडर से कहते हैं कि मैं जिस भी चीज़ को इधर उधर मूव कर रहा हूँ तुम उसको रिकॉर्ड करते रहो। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ये ऑप्शन होता है ऑटो कीइंग का, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद अब ये है कि मैं जिस भी चीज़ को हिलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली उधर की फ्रेम उसके रिकॉर्ड होते रहेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी स्पेस दबाने के बाद चीज़ों को हिलाना शुरू करता हूँ, तो ये होगा कि मेरे पास सारे की फ्रेम वहाँ के वहाँ इस तरह से रिकॉर्ड होते रहेंगे। ठीक है, अब ये हुआ कि आप अगर देखो डिफरेंट जगह के ऊपर ये रिकॉर्ड हो गए हैं। अब ये ऑटो किंग से रिकॉर्ड हुए हैं। ये मैंने किया क्या, जस्ट मैंने रिकॉर्डिंग की फ्रेम की रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, ऑटो किंग ऑन की हुई थी, तो जस्ट मैं स्पेस को प्रेस किया, कहीं पे भी रख के मैंने अपने माउस के स्पेस को प्रेस किया तो ये चलना शुरू हो गया। तो जहाँ जहाँ पे मैं चेंजेस करता रहा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें बदलती रहीं। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ एडिटर में जाके इसके साथ थोड़ा सा तमाशा भी क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। हम होम के ऊपर जाते हैं, हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाके अभी नहीं हमें समझ में आ रही तो हम बाकी सबको हाइड कर रहे हैं। जस्ट हम इसको सिलेक्ट करके होम पेज के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ लोकेशन के ऊपर तो कोई है ही नहीं है, मैंने लोकेशन के ऊपर क्यों सिलेक्ट किया मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, एक्स लोकेशन के ऊपर ये इस तरह से है। अब क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और अब मैं इसके मॉडिफायर वाले सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मॉडिफायर वाले सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे मेरे पास नॉइज़ मॉडिफायर है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे एरिया के अंदर नॉइज़ आ चुकी हुई है। ठीक है, अब जब मैंने नॉइज़ मॉडिफायर ऐड किया तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन मेरे पास जो नॉइज़ है मैं इसको स्केल अप कर दूँगा ताकि स्लोली हो और इसकी स्ट्रेंथ को मैं इस तरह से कर दूँगा, यूँ करके कर दूँगा। अब जब मैंने नॉइज़ ऐड की तो अब ये इस तरह से हो रहा है। बाकी अगर आप उसके अंदर फेजेस ऐड करना चाहते हो, सही है, इसके ऊपर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके लाइक अगर आप इसके ऑफसेट को आगे लेके जाना चाहते हो, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अभी मैंने इस तरह से कर लिया। अब उससे ये हुआ कि ये मेरे पास हर जगह के ऊपर एनिमेट कर रहा है। अब हम एक दफ़ा सिर्फ मज़ा लेने के लिए सब चीज़ों को अनहाइड कर देते हैं कि कितनी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ये देखो, वो सारे साहब जी चल के आ रहे हैं, हमारे पास ये पहिए पड़े हुए हैं जो कि इनसे चल रहे हैं। इस अब देखो मेरे पास ऑटो किंग ऑन है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हुई हैं। मैं अगर यूँ करता हूँ तो आप ये देखो कि चल रही हैं सब चीज़ें, सारे काम कर रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से ऑटो किंग के ऊपर यहाँ पे की फ्रेम्स लगा देता हूँ। लगाने के लिए अभी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, मैंने यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट कर लिया और क्यूब को सिलेक्ट करते हुए हम पहले क्यूब को यहाँ पे ले आते हैं ना, और ताकि वो कैरेक्टर के सामने ना आए। तो इसके बाद मैं स्पेस को प्रेस करके फ़ौरन से आर को प्रेस करके इसे रोटेट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, ताकि वो सारे की फ्रेम मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएं। बाय द वे मेरे पास यहाँ पे ऑटो किंग ऑन है। ठीक है, मैं स्पेस को प्रेस करूँगा और फिर इसके बाद आर दबा के रोटेट करना शुरू करूँगा। तो आप ये देखो कि वहाँ पे चीज़ें वो जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं, की फ्रेम ऐड होते जा रहे हैं और वो उस तरह से ही चल रहा है। ठीक है, ये
अब आप अगर इन्हें सेट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसे सेट करना है, इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये जो दीवार है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसको तो मैं मूव नहीं कर सकता, बल्कि नहीं इसको तो कर सकता हूँ, मैं पहियों को मूव नहीं कर सकता, और जो कौन है वो तो चल फिर ही रही है, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये जो करैक्टर हैं ये बिल्कुल साइड पे चलें, तो आपको और ऑलरेडी पता है कि ये काम आप कैसे करते हो। हम जस्ट यहाँ पे जाएंगे, और ये एक करैक्टर तो सही चल रहा है, हम इसकी एक्स लोकेशन को चेंज कर देंगे, इसकी एक्स लोकेशन को यहाँ पे ले आएंगे, और ये वाले करैक्टर की भी एक्स लोकेशन को बजाय उधर ले जाने के हम इसको भी यहाँ पे ले आएंगे। तो अब हमारे पास सारे सीन के अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक, तकरीबन ठीक ठाक चलना शुरू हो गई हैं। इतनी तरह के एनिमेशन हमने करना सीखे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने इसे कितना प्रैक्टिस किया, और आपके पास जो भी एंड रिज़ल्ट आएगा आप लोग ग्रुप के अंदर, मेरा जो ग्रुप है लर्न एनिमेशन बिजनेस विद सलमान एनिमेटर, फेसबुक का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसके अंदर पोस्ट करना, ताकि हमारे पास जो चीज़ें वगैरह हैं मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। तो मुझे लाजमी बताना कि इस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं कि नहीं। बाय द वे आप ये देखो, ये दीवार भी एनिमेट होना शुरू हो गई है। अगर आपने इसके एनिमेशन ख़त्म करने हैं तो जस्ट मैं यहाँ पे दीवार को सिलेक्ट करूँगा, पूरे की फ्रेम को सिलेक्ट करके एक्स दबा के डिलीट कर दूँगा, तो आप की फ्रेम उसके डिलीट हो चुके हैं। और मैं उसकी एक लोकेशन सेट कर देता हूँ 0 पे ले जाके, वहाँ पे की फ्रेम एक ऐड हो गया, एक का कोई मसला नहीं, जब एक से आगे ऐड होगा तो तब मसला आएगा। तो मैंने जस्ट वो ऐड कर दिया, वो अपनी जगह के ऊपर स्टे रखेगी। और अगर मुझे अपने ये जो पहिया है इसकी लोकेशन को चेंज करना है, तो जस्ट मैं डेल्टा के ज़रिए इसकी लोकेशन को चेंज कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि डेल्टा, मैंने जैसा आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया कि डेल्टा का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या ये चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ही रिपीट होती रहे, तो हम शिफ्ट टी दबा के इसे डुप्लिकेट करके इधर भी ले आते हैं, और फिर ए दबा के दोबारा से शिफ्ट टी दबा के डुप्लिकेट कर लेते हैं। तो अब ये है कि ये भी चलती रहेगी। हम इसे एस दबा के बड़ा भी कर देते हैं, ताकि ये हमारे सीन के अंदर मज़ीद बेहतर तरीके से नज़र आती रहे, हमें भी पता चले कि हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब ज़ाहिर है हमने उसके ऊपर स्केल ऐड किया था, और हमारे पास ऑटो कीइंग ऑन हुई थी, तो वो की फ्रेम भी उसने ऐड कर दी हैं। सो आज हमने इतनी तरह के एनिमेशन करना सीखे हैं, जिसमें हमारे पास की फ्रेम से हम स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद हमने शेप कीज़ को सीखा, हमने ड्राइवर्स को सीखा, हमने बॉन्स लगा के चीज़ों को सीखा, और रास्ते में हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी। आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपको ये लॉन्ग वीडियोस किस तरह की लगी, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ, असल चीज़ ये है कि आप इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें, जो टेक्निक्स आपको सिखाई हैं, आप उन्हें अप्लाई करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें, और आपके पास जो भी रिज़ल्ट निकलता है आप उससे मेरे ग्रुप के अंदर भी पोस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सामने काफ़ी सारी चीज़ें हों कि बिगनर्स को इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से वो वीडियोस बना सकूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत शुक्रिया, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।